नमस्कार क्लास, मैं मोनू चौधरी और ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कक्षा 12 का भूगोल पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और कक्षा 12 के भूगोल में मानव भूगोल के मूल सिद्धांत जो हमारी पुस्तक है उसका चैप्टर लास्ट वाला और 9 वाला हम पढ़ रहे हैं। उसका आज लेक्चर नंबर 2 है, जिसके अंदर हम ये सब कुछ देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? ये सब कुछ देखने वाले हैं। सबसे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अस्तित्व पढ़ेंगे, यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो है किस पर टिका हुआ है, क्यों चल रहा है, और इसी से ही रिलेटेड अगला है आधार, यानी कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो है वो अस्तित्व में क्यों आया और क्या आधार है जिसके कारण वो आज भी चल रहा है। इन दोनों टॉपिक पे डिस्कस भी करेंगे, दोनों को अलग अलग भी समझेंगे, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन भी हम करेंगे। तो आज के इस लेक्चर को बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार का अस्तित्व कैसे आया। भाई, वो कौन सी परिस्थितियां थी जब अंतरराष्ट्रीय व्यापार की जरूरत पड़ गई? तो हमारे ही देश की नहीं, ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें, पूरे संसार में ऑनलाइन अगर अस्तित्व की बात हुई, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अगर बात हुई और सारा जो विश्व है वो ऑनलाइन माध्यम से एक ही स्तर पर आकर एक भ्रातृत्व और प्रेम तो अपना पाया, इससे अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है उसको एक मजबूती मिली। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अस्तित्व, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पादन में विशिष्टीकरण का परिणाम है। इसका क्या मतलब हुआ? हम पढ़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, हम क्या पढ़ रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। यह कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पादन में विशिष्टीकरण का परिणाम है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जब किया जाता है तो जितना भी उत्पादन होता है किसी देश का, किसी भी देश का जितना भी उत्पादन होता है उसका विशिष्टीकरण का परिणाम है। बात समझ में नहीं आई सर, ये क्या है उत्पादन का विशिष्टीकरण? यानी किसी देश ने माना कि उसके पास खनिज भंडार है, जैसे भारत के पास, किसके पास? भारत के पास। भारत के पास जैसे लोहा बहुत आयात में पाया जाता है, लोहा झारखंड में, लोहा कर्नाटक में, यानी लोहा भारत के अंदर बहुत होता है। अगर भारत के अंदर इतना लोहा हो रहा है, अगर भारत के अंदर खनन के माध्यम से इतना लोहा निकाला जा रहा है, इसका मतलब ये लोहे का क्या है? उत्पादन है। ये लोहे का क्या है भाई? उत्पादन है। अब ये लोहे का जो उत्पादन किया जा रहा है, इसको सारा तो हम काम में नहीं ले सकते, इसलिए किसी ना किसी कंट्री को हम निर्यात करेंगे, और अगर निर्यात करेंगे तो ये विशिष्ट गुण हम में आ गए और इसी को कहा गया है विशिष्टीकरण। इसी को क्या कहा गया है? विशिष्टीकरण। यहां तक बात हम समझ गए। यानी कि जैसे मान लो मध्य प्रदेश के अंदर बहुत ज्यादा तांबा हो रहा है मतलब निकल रहा है खनन के द्वारा। भारत के मध्य प्रदेश में इतना तांबा है और उस तांबे को हम सारा काम में नहीं ले सकते, इसलिए हम उसमें से कुछ तांबा बेच देते हैं, यानी निर्यात कर देते हैं विदेशों को। ये जो हमने तांबे का जो उत्पादन किया है उसमें एक विशिष्ट गुण ऐड किए हैं, जिससे हमारे देश की इकोनॉमी, हमारे देश की जीडीपी और हमारे देश का आर्थिक स्तर सुधरेगा। इसीलिए कहा जाता है कि अगर अस्तित्व की बात करें इंटरनेशनल बिजनेस की, तो उत्पादन के साथ इसमें विशिष्टीकरण होना चाहिए, और ये जो बिजनेस है पूरा ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो उत्पादन के साथ विशिष्टीकरण को लेकर आया। अगर किसी देश के पास वाकई उत्पादन हो रहा है, वाकई कच्चा माल उद्योगों के रूप वाला उसको मिल रहा है, तो वो किसी भी देश को अपना माल दे सकता है। तो उत्पादन जो है उसमें विशिष्टीकरण देखने को मिलता है। इसके अलावा विश्व की अर्थव्यवस्था को लाभान्वित करता है, बिल्कुल करता है। अगर मध्य प्रदेश से तांबा हमने निकाला, झारखंड कर्नाटक से लोहा हमने निकाला, और वहां से उस लोहे और तांबे को निकालने के बाद उस संसाधन जो है हमारा, जो वो खनिज है, वो जो खनिज हमने निकाला है उसको उत्पादित किया हमारे देश से, उसको किसी भी कंट्री को हम बेच देते हैं, सेल आउट कर देते हैं, निर्यात कर देते हैं। ये विशिष्ट गुण जब हम में आ जाता है तो सबते ही क्या होती है? भारत के साथ
ऐसा कोई भी देश अगर ऐसा ही करता है, उसके पास जो उत्पादन हो रहा है उसका विशिष्टीकरण यानी निर्यात के माध्यम से वो उस उत्पादन को आगे बढ़ाता है और उससे इकोनॉमी यानी पैसा प्राप्त करता है, तो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था जो है, पूरे विश्व की जीडीपी जो है वो सबसे ही लाभान्वित हो जाएगी, सबके पास पैसे बढ़े। भाई सीधी सिंपल बात है, जो कुछ देश में मिला उसको देश में काम में लिया। सबसे पहले देश की आवश्यकताएं पूरी की, चाहे भारत हो, चाहे नेपाल हो, चाहे भूटान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कोई सा भी हो। सबसे पहले अपने देश की आवश्यकता पूरी की उत्पादन करके, और फिर जो कुछ बचा उसको बेच दिया, निर्यात कर दिया। ये विशिष्ट गुण जब आ जाते हैं उत्पादन के बाद, जब विशिष्ट गुण आ जाते हैं, तब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है जिस देश से किया जा रहा है, जिस देश से निर्यात हो रहा है, उसकी आर्थिक स्थिति को बढ़ा देता है, उसमें पैसे को बढ़ा देता है। जैसे हमारे देश में इतनी प्लास्टिक हो रही है, प्लास्टिक को हम बाहर बेचते हैं, तो प्लास्टिक क्या है? उत्पादन। बाहर निर्यात कर रहे हैं मतलब विशिष्ट गुण आ गए, देश में पैसा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इसीलिए कहा गया है विश्व की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वस्तु और सेवाओं का तुलनात्मक रूप है। अब यहाँ पे देखिए, व्यापार और वस्तु और सेवाओं, यानी व्यापार जो है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो वस्तु प्लस सेवाओं, वस्तु प्लस सेवाओं, मेनली इसको देखना है हमें, वस्तु प्लस सेवाओं का तुलनात्मक रूप है। यानी हम किसी देश को अपनी वस्तु दे रहे हैं, अपना जो उत्पादन है वो दे रहे हैं, ये हम में विशिष्ट गुण डेवलप हो गया और हम सबते ही अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में लग गए। ये बात तो हम दोनों पॉइंट से समझ चुके थे। लेकिन जो वस्तु हम दे रहे हैं उसको वो ये समझ के लेगा कि ये देश सेवा दे रहा है, अपनी सेवा को ये दे रहा है, तो मुझे इसका जो उत्पादन है, जो उत्पाद मेरे पास, जो वस्तु मेरे पास आई है, मैं उसके इसको पैसे दूं या फिर इसको धन दूं। तो वस्तु के बदले, वस्तु जो है जो सेवा के रूप में गई है, उसके बदले जब पैसे आते हैं तो दोनों ही पार्ट बन जाते हैं तुलनात्मक दृष्टि से किसके? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के। यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है उसके दो जो है वो आधार स्तंभ है, वो अस्तित्व है, या फिर उनके बगैर वो चल नहीं सकता। अगर कोई भी देश किसी भी देश से व्यापार करता है तो उसको सेवा माना जाता है। इसलिए दोनों को तुलनात्मक देखने की, तुलनात्मक दृष्टि से देखते हुए किसी भी राष्ट्र को मजबूती इकोनॉमी दृष्टि से प्राप्त करने के लिए उस देश में सबसे पहली आवश्यकता है कि संसाधनों या खनिजों का होना, और उसके बाद यानी उत्पादन का होना। उत्पादन अगर होगा तो कोई भी राष्ट्र आगे बढ़ेगा, उसकी जीडीपी सुधरेगी। और इसी चीज का तुलनात्मक अध्ययन, जो सेवा आप दे रहे हैं और जो उत्पादन आपके पास है, जो वस्तु आपके पास है, जो वस्तु और सेवा आप अन्य देशों को दे रहे हैं, इसका तुलनात्मक अध्ययन ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। यानी किसी भी देश को आप कुछ दे रहे हो, यानी सेवा दे रहे हो, अपना उत्पादन उसको दे रहे हो, यानी अपनी वस्तु, उत्पादन मतलब यहाँ पे वस्तु, किसी देश को आप अपनी वस्तु दे रहे हो, अपनी सेवा दे रहे हो, इन दोनों चीज का जो है तुलनात्मक अध्ययन ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। विश्व आर्थिक संगठन का आधार, यानी विश्व आर्थिक संगठन का मतलब है विश्व का समायोजन, पूरे विश्व का जो समायोजन बिठा पाना है कि किस देश में क्या कमी है। ये जो व्यापारिक समूह जो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, वो मैनेज करते हैं। जैसे आसियान हो गया, व्यापारिक समूह जो है किस देश में किस चीज की ज्यादा है, कोई चीज किस देश में किस चीज की कमी है, दोनों का तालमेल और तुलनात्मक वस्तु और सेवाओं का जो तालमेल बिठाते हैं वो होते हैं विश्व के आर्थिक संगठन। आगे देखिएगा, अब महत्वपूर्ण चीज है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो किस पर चलता है, यानी ऐसी क्या चीज है जिस पे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार टिका हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो टॉपिक शुरू हो रहा है और एग्जाम में 100 में से 100% पूछा जाता है। अगर इस क्लास में नहीं समझा तो किताब में से समझ में भी नहीं आता है, इसलिए अच्छे से इसको समझना है। क्या है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार की अगर बात करें तो राष्ट्रीय संसाधन भिन्नता पाई जाती है। यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो किस पर चलता है, किस पर चलेगा? एक देश के पास कोई संसाधन नहीं है, दूसरा देश पहुंचाएगा, इस पे टिका है कि नहीं पड़ा है? बिल्कुल टिका है।
अब कहीं भी किसी भी देश में देख लो कि विविधता पाई जाती है। जैसे चीन के पास कोई चीज होगी तो वो भारत के पास नहीं है, जैसे भारत के पास कोई ऐसी वस्तु है जो चीन के पास नहीं है, या फिर इंडोनेशिया के पास ऐसा कोई उत्पादन होता है जो अन्य देशों के पास नहीं है। अगर चीन के पास रेशम कीट नहीं होते तो जो है ईरान तक रेशम के कीट जो है, जो हमने देखा रेशम कीट से जो रेशम वस्त्र बनाए जाते हैं वो डेवलप हो पाते क्या। यानी भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जितने भी संसाधन है, जितनी भी वस्तुएं हैं, जितना भी उत्पादन है वो समान रूप से नहीं है, असमान है। कई पहाड़ों से मिलने वाली चीजें जो होती है वो मिला करती है, तो इसका मतलब कहीं पहाड़ है जब वो मिलेगी। कोई वस्तु ऐसी है जो सिर्फ पठारी क्षेत्र में मिलती है तो सिर्फ भारत के झारखंड में ही मिलेगी जहां भारत में पठार होगा। कोई वस्तु ऐसी है जो सिर्फ हिमालय क्षेत्र में मिलती है तो वो ट्रांस हिमालय या वृद्ध हिमालय या फिर मध्य हिमालय या शिवालिक हिमालय की उन पहाड़ियों में, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उन क्षेत्रों में मिलेगी, क्योंकि वो पहाड़ी की वस्तु है। अब जिस देश के पास पहाड़ नहीं है और उसको भी वो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां चाहिए, तो वनस्पति आधार पर क्या है, ये जो उत्पादन है जड़ी बूटियों का ये भिन्न है। इसी को कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं संसाधनों की भिन्नता, यानी ऐसे संसाधन जो एक जगह समान नहीं है, असमान वितरण है। संसाधन तो वो कहा वही है, जैसे प्लास्टिक संसाधन हो गया, फिर जैसे लोहा संसाधन हो गया, फिर खनिज बना। पहले क्या था? संसाधन। कोई भी वस्तु पहले संसाधन होती है, फिर उसको जो कुछ भी बनना है वो बन जाती है। जैसे पानी क्या है? पानी संसाधन है, खनिज नहीं बन पाया। जबकि लोहा क्या है? संसाधन है, फिर भी क्या है? खनिज है। इसलिए कोई भी खनिज जब खनिज होता है जब वो पहले संसाधन हो। और जो वस्तु खनन के द्वारा प्राप्त की जाती है वो प्रत्येक वस्तु संसाधन होती है। और यहाँ तक कि जो कुछ भी दुनिया में दिखाई देता है वो जो मानव जिसको किसी न किसी रूप में काम में लेता है वो सब संसाधन है। तो भारतीय ही नहीं पूरे इंटरनेशनल लेवल पर जो बिजनेस होता है उसका सबसे पहला आधार है संसाधन। यानी कोई चीज एक स्थान पर मिल रही है दूसरे पर नहीं मिल रही है, वहां से यहाँ लाना और यहाँ से वहां ले जाना, ये जो व्यापार हो रहा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि समान वितरण नहीं है किसी भी वस्तु का। और इसमें सबसे पहला कारण है ऊंचा वच। सबसे पहला क्या कारण है? ऊंचा वच। क्या है ऊंचा वच? अभी इसको हम समझेंगे। ऊंचा वच, ठीक है। ऊंचा वच क्या होता है ये देखिए। ऊंचा वच का मतलब होता है ऊंचा नीचा। यानी कि जो हम देखते आए हैं, जैसे किसी स्थान पर सबसे पहले इस ऊंचा वच को हम समझते हैं। यहां तीन चीजें होती है, या तो पर्वत होगा, या पठार होगा, या पहाड़ होगा। पहाड़, ये तीनों चीजें जब हो जाया करती है तब इसको हम कहते हैं ऊंचा वच। अब मैदानों में भी हो सकती है। यानी संसाधनीय भिन्नता जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो संसाधन की भिन्नता है कि संसाधन जो होते हैं उसको कोई प्रभावित करता है, भौतिक संरचना करती है, यानी पृथ्वी की फिजिकल जो बनावट है वो संसाधनों को मिलाने में, या फिर पृथ्वी पर जितने भी संसाधन मिलेंगे उसमें जो पृथ्वी की बनावट है उसके ऊपर ही निर्भर होता है। सबसे पहले इस भौतिक संरचना की बात करें, यानी पृथ्वी की बनावट की बात करें, इसके आधार पर जो संसाधन है वो कैसे भिन्न मिलते हैं, इसके तीन कारण हैं। मेरी बात को ध्यान से समझना है। हम पढ़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार, जिसमें संसाधनों के आधार पर जो है वो जो संसाधन जो होते हैं वो किस प्रकार किस स्थान पर मिलते हैं, ये संसाधन की भिन्नता है। संसाधन का मतलब जो कुछ भी दिखाई देता है वो सब संसाधन होता है। और उन संसाधनों को प्रभावित जो करते हैं वो है पृथ्वी की जो बनावट है वो। उसमें सबसे पहला है ऊंचा वच, यानी ऊंचा नीचा। तो पहाड़ आ गया, पर्वत आ गया, पठार आ गया। सबसे ऊंचे हुआ करते हैं पर्वत, यानी 1000 मीटर जो पार कर गया। यानी यहाँ पे हम देखें ये इस प्रकार से एक पर्वत श्रृंखला बनी हुई है, इस प्रकार से एक पर्वत श्रृंखला बनी हुई है। और यहाँ एक मैं लाइन कर देता हूँ इस प्रकार से, और ये मैंने लिख दिया
1000 मीटर। अब इस 1000 मीटर से जो ऊपर गया, जो ऊपर की तरफ गया, जैसे 1 2 3 4, ठीक है, 5, ये भी गया 6 7 8 9 10, ये सब होंगे पर्वत। इनसे जो नीचे रह गए ये वाले ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं नीचे की तरफ, ये वाले 1 2, ये जो होंगे नीचे की तरफ, ये कहलाएंगे पहाड़। क्या कहलाएंगे? ये पहाड़। और धरती से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ भाग जो घाटी नुमा होता है वो कहलाता है पठार। वो क्या कहलाता है? पठार। तो ऊंचावच में 3 चीजें देखी जाती है। कोई भी देश ऊंचावच के आधार पर जब अलग हो जाता है या फिर ऊंचावच के आधार पर संसाधन उसको जब पर्याप्त दृष्टि से या तो बहुत ज़्यादा मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। जैसे कि मान लो कि जो पठारी क्षेत्र होगा ये वाला, जैसे हमारे भारत के झारखंड में पठारी क्षेत्र है, झारखंड में क्या है? पठारी क्षेत्र है। तो इसका मतलब ये तय है कि झारखंड में खनिज बहुत ज़्यादा मिलेंगे। झारखंड में क्या मिलेगा? खनिज बहुत ज़्यादा मिलेंगे। अगर झारखंड में खनिज ज़्यादा मिलेंगे तो इसका मतलब यह है कि संसाधन की भिन्नता है। झारखंड पूरे विश्व को क्या देगा? खनिज देगा। तो ये कैसी भिन्नता हुई? संसाधन की। और झारखंड जो है वो संसाधन के आधार पर ऊंचावच में, झारखंड जो है संसाधन की भिन्नता में ऊंचावच के आधार पर बाकी विश्व के हर कोने से अलग है। जैसे कि मध्य प्रदेश में तांबा मिलता है तो मध्य प्रदेश ऊंचावच के आधार पर, ऊंचावच संसाधन के आधार पर, या संसाधन में मध्य प्रदेश ऊंचावच के आधार पर सबसे ज्यादा तांबा देने वाला है, इसलिए उसमें भिन्नता पाई जाती है। ये जो भिन्नता है ऊंचावच के आधार पर है, संसाधन की भिन्नता है। आपको बात अब पकड़ लेनी चाहिए। यानी राष्ट्रीय संसाधन भिन्नता का मतलब है विश्व में ऐसी वस्तुएं जो एक स्थान पर नहीं मिलती है, उनका समान वितरण नहीं है, असमान वितरण है, और उसमें पहला है ऊंचावच। दूसरा मृदा यानी मिट्टी। अब किसी स्थान पर जो मिट्टी है वो कैसी मिलेगी? अब कहीं आप देखेंगे यहाँ पे मिट्टियों की अगर हम बात करें, किसी स्थान पर हमें जो मिट्टी मिली वो लेटेराइट मिली। कैसी मिली? लेटेराइट। दूसरे स्थान पर हमने देखा कि हमें जलोढ़ मिट्टी मिली। कौन सी मिट्टी मिली? जलोढ़ मिट्टी। तीसरे स्थान पर हमने देखा कि हमें जो मिट्टी मिली यहाँ पे वो लवणीय मिट्टी मिली। लवणीय। यानी ढेर सारे उदाहरण हो सकते हैं कि हमें किसी स्थान पर मिट्टी जो मिली है या तो हमें लेटेराइट मिली है, या फिर हमें लवणीय मिली है, या फिर जलोढ़ मिट्टी मिली है। अब ये जो मिट्टी है काली होगी, लाल होगी, भंगूर होगी, रेह होगी, ढेर सारी मिट्टियां होती है। ये जो मिट्टी होती है इस मिट्टी के गुणों के कारण वहां पर्याप्त रूप से खनिज मिलेंगे, पर्याप्त रूप से कृषि होगी। यानी जैसी मिट्टी होगी वैसी वहां पे कृषि होगी। तो मिट्टी जो संसाधन है उससे पूरे विश्व में अगर कृषि को मजबूत करना है तो मिट्टी अगर जैसी होगी उस स्थान पर कृषि भी वैसी ही होगी। इसलिए संसाधन में मिट्टी जो है वो भी भौतिक संरचना यानी पृथ्वी की बनावट के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करती है। अब आप कहेंगे सर मिट्टी कैसे प्रभावित करेगी? जैसे एक स्थान पर बिल्कुल बालू मिट्टी है और पर्यटन जो होता है वो व्यापार में आता है। कोई भी पर्यटक अगर जहां बालू मिट्टी है वहां घूमने आया तो वो मिट्टी को देखने आया, उस मिट्टी को एंजॉय करने आया, तो वो उस स्थान पर जैसे ही पहुंचा तो ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर संसाधन के आधार पर मिट्टी की गुणवत्ता को देखने के लिए, या फिर कोई व्यक्ति बाहर से आता है और उस मिट्टी में जो भी पैदावार होती है उसको यहाँ से ले जाता है, या फिर हम जो हमारे मिट्टी क्षेत्र में जैसे राजस्थान के बीकानेर में लूणकरण के आसपास के क्षेत्र में मूंगफली जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो मूंगफली को जो मिट्टी चाहिए, बालू मिट्टी जो चाहिए वो बीकानेर में ही है, इसलिए वहां मूंगफली ज्यादा होती है। अब मूंगफली किसी देश को चाहिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर तो वो कहां से खरीदेगा, या फिर जो उसे निर्यात है वो कौन करेगा? भारत करेगा, क्योंकि बीकानेर भारत में आता है। अब वहां से मूंगफली जा रही है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। लेकिन ये जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है संसाधन के आधार पर है, और संसाधन में भी मिट्टी के आधार पर है, यानी सारा खेल उस मिट्टी का है। फिर जलवायु के आधार पर कई जगह ठंडी जलवायु है
कई जगह गर्म जलवायु है। गर्म जलवायु में वो फल होंगे जो गर्मी में होते हैं, और ठंडी जलवायु में वो फल होंगे जो ठंडी जलवायु में होते हैं। जैसे हम चैप्टर फर्स्ट को जब पढ़ रहे थे तो कैरी को कुछ ऐसी चीजें खानी होती थी जो गर्म प्रदेशों में होती है, तो कैरी क्या करती, फ्लाइट को लेती, ट्रोंडहाइम शहर जो नॉर्वे में पड़ता है वहां से उस स्थान पर जाती जहां वो वस्तुएं मिलती है, वहां खा पी के आराम से मस्ती से शाम को सास बहू का सीरियल देखने के लिए रिटर्न लौट जाती। किस स्थान पर, नॉर्वे के ट्रोंडहाइम शहर। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं वो एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल था, वो एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ही था। यानी यहाँ कोई वस्तु अगर गर्मी में हो रही है और विदेशों में उसको खाना है, और वहां से कुछ चीजें जो ठंड की है वो हमें खाना है, तो इसका अगर हम आदान प्रदान करते हैं तो ये संसाधन है और ये जलवायु के आधार पर हो रहा है, ये जलवायु में हो रहा है, तब इसे हम जलवायु संसाधन कहते हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो आधार है वो संसाधन के आधार पर 3 तरह का होता है। पहला ऊंचावच, दूसरा मृदा और तीसरा जलवायु। पहला ऊंचावच, दूसरा मृदा और तीसरा जलवायु। आगे बात समझ में, अब डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। आगे देखिएगा, ऊंचावच के आधार पर अभी तक जो हमने देखा संसाधन के आधार पर, अब ऊंचावच संसाधन में तो सब कुछ आ जाता है, ऊंचावच में सिर्फ ऊंचा नीचा, यानी इसमें उसके अंदर पर्वत भी आ रहे थे, पहाड़ भी आ रहे थे, पठार भी आ रहे थे, मिट्टी भी आ रही थी, जलवायु भी आ रही थी, ठंडा भी आ रहा था, गर्म भी आ रहा था, लेकिन इसके अंदर 3 ही चीजें आएगी, इसके अंदर 3 ही चीजें आएगी, ऊंचा नीचा, उबड़ खाबड़, यानी कि पर्वत पहाड़ और पठार ऊंचावच में आते हैं। और ये जो ऊंचावच होते हैं ये खनिज के भंडार होते हैं। जैसे मैंने कहा कि पठार है, मैंने क्या कहा, मैंने कहा पठार है कहां, भारत के झारखंड में, भारत के झारखंड में पठार जो है भारत के झारखंड में है। और इन पठारों में सबसे ज्यादा पाया जाता है खनिज। सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, खनिज पाया जाता है भाई, खनिज। इन पठारों में सबसे ज्यादा पाया जाता है खनिज। और ये जो खनिज होता है इसके पीछे कारण कौन सा, आधार कौन सा है, ऊंचावच। समझ गए। पर्वत पर्यटक आकर्षण होते हैं, पर्वत जितने भी होते हैं वो पर्यटक को आकर्षित करते हैं। यूपी गया कैमूर पर्वत घूम के आएगा, बिहार गया बोलता पर्वत घूम के आएगा, है ना। तो पर्वत जो होते हैं जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, वहां भगवान के दर्शन करने तो जाते ही हैं, लेकिन उसके अलावा वहां कामेट पर्वत है, नंगा पर्वत है, नामचा बरवा पर्वत है। यानी ये जो पर्वत बता रहा हूं मैं लाइन से बता रहा हूं, जिसे हम वृद्ध हिमालय जब पढ़ते हैं, जब पढ़ते किसी को चोटियां देखने का शौक है, ऊंचे ऊंचे पर्वत, तो वो कामेट पर्वत देखेगा, छुयू पर्वत देखेगा, गौरी शंकर पर्वत देखेगा, तो ये सारे जो पर्वत है, मन्यालू पर्वत देखेगा। तो इन पर्वतों को देखकर वो अपने आप को खुश करने का प्रयास करता है। पर्वत पर्यटक का आकर्षण होते हैं। निम्न भूमि कृषि उपयोगी, यानी कि कुछ क्षेत्रों में भूमि जो होती है वो अगर उपयोगी है और वहां पे कुछ वस्तुएं होती है उबड़ खाबड़ के आधार पर, तो वो भी विदेशों में सेल आउट होती है और वहां से हमें धन मिला करता है। वहां की जो वस्तु अगर वहां हो रही है तो हम उनको धन देते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का ये ऊंचावच बिंदु है। आगे देखिएगा, खनिज। खनिज का समान वितरण नहीं है, बार बार झारखंड का एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। खनिज का समान वितरण नहीं है, यानी ऐसे बिंदु जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को टिकाए बैठे हैं, उनमें पहला जो बिंदु है वो हमारी उस बातों को पूरी तरह से साबित कर देता है कि बिना संसाधन के अंतर्राष्ट्रीय, संसाधन मतलब वस्तु, वस्तु अगर नहीं होगी तो आयात निर्यात नहीं होगा, तो संसाधन अगर होंगे तो ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चलेगा। संसाधन के आधार पर क्या चाहिए, मिट्टी चाहिए, उसके अलावा जलवायु अच्छी चाहिए। तो ये चीजें हम देख रहे थे किसमें, संसाधन के आधार पर। दूसरा, ऊंचावच के आधार पर पहाड़ पर्वत जैसे होंगे उतने ही खनिज संसाधन होंगे, उसके आधार पर भी क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अब पहाड़ों के अंदर खनिज होता है तो अगला बिंदु आ गया खनिज। खनिज असमान वितरण, यानी पूरे विश्व में खनिज जो है वो समान रूप से नहीं मिलते हैं। अपने भारत की बात कर लो, बता रहा हूं मैं काफी देर से कि मध्य प्रदेश में तांबा मिलता है, झारखंड के अंदर लोहा मिलता है, कर्नाटक के अंदर लोहा मिलता है, राजस्थान के अंदर टंगस्टन मिलता है,
तो इस प्रकार से भिन्नता है कि नहीं है खनिज में? बिल्कुल है, इसलिए पूरे विश्व में तो होनी है। खनिज औद्योगिक विकास का आधार है। जिस देश के पास खनिज और उद्योग नहीं है वो विकासशील है तो विकासशील ही लटकता रहेगा, वो अल्प विकसित है तो अल्प विकसित ही लटकता रहेगा। वो विकासशील की सरणी से विकसित कब होगा ये उसका भविष्य कोई नहीं बता सकता। इसलिए किसी भी देश को अगर विकसित होना है तो सबसे पहली आवश्यकता है उसके पास उद्योग अच्छे होने चाहिए। और उद्योग जब अच्छे हो पाते हैं जब उस देश के पास क्या हो, कच्चा माल प्राप्त होता हो। और कच्चा माल कैसा? जो उद्योगों में काम आता हो, यानी औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए खनिज होना चाहिए, यानी खनिज संसाधन का होना बहुत ही जरूरी है। जैसे जर्मनी आज आगे क्यों है? क्योंकि उसके पास रूहर कोयला क्षेत्र है, इसलिए वो आगे। तो ये औद्योगिक क्षेत्र है खनिज का। आगे देखिए, जलवायु, पादप व वनजात प्रकार का प्रभाव। उदाहरण ऊन उत्पादन ठंडे क्षेत्र में, केला रबड़ उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। अब मैंने कुछ देर पहले बताया जलवायु बिंदु संसाधन के तौर पर हमने लिया था पहले, अब इसको और डिटेल से देख रहे हैं। संसाधन के आधार पर, किसके आधार पर? संसाधन के आधार पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार चलता है क्या? बिल्कुल चलता है, ये तो हम मान गए। लेकिन संसाधन के आधार पर चलने के साथ उबड़ खाबड़ यानी ऊंचावच के आधार पर भी चलता है, उसके अलावा खनिजों के आधार पर भी चलता है। भाई इतना सा याद रखना है और कुछ भी याद नहीं रखना है। अगर एक देश के पास खनिज है और दूसरे के पास नहीं है, और उसके पास जो खनिज है वो इसके पास नहीं है और इसके पास है वो उसके पास नहीं है, तो खनिज का ट्रांसफर चला रहा है कि नहीं चला रहा है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार को चला रहा है। एक मौसम में यहाँ फल हो रहे हैं, दूसरे वाले में वहां हो रहे हैं, वहां का फल यहाँ लेके आ रहे हैं, यहाँ का फल वहां लेके जा रहे हैं। ये एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर केला किसी को खाना है तो गर्म क्षेत्रों में ही जाना पड़ेगा। उष्ण यानी गर्म कटिबंध यानी क्षेत्र, यानी केला रबड़ कहाँ होंगे? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। अगर मान लो किसी को ऊन के वस्त्र बनाने हैं, स्वेटर बनाने हैं, जैकेट बनाने हैं, टोपा बनाना है सर्दी में, तो ऊन उत्पादन हमेशा ठंडे प्रदेशों में होगा, ठंडे क्षेत्र में। अब आधे लोग कहेंगे सर क्या राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर की तरफ क्या ऊन नहीं होती? होती है, लेकिन ना के बराबर 1-2%। सबसे ज्यादा ठंडे प्रदेशों में ऊन का उत्पादन कहां से होता है? भेड़ से। भेड़ के जो बाल होते हैं वही ऊन होते हैं, इस प्रकार से। तो उदाहरण है ये जलवायु, पादप व वन्य जात। अब पादप का उदाहरण सो यानी कि पादप मतलब पौधे का उदाहरण सो कौन सा है? केला और रबड़। और वन्य जीव में से कौन सा लिया? ऊन। तो जलवायु के आधार पर पौधे और जीव जो है वो भी जलवायु के आधार पर चला करते हैं। एक स्थान पर ठंडा स्थान है तो वहां भेड़ मिलेगी, इसलिए वहां ऊन मिलेगी, और ऊन मिलेगी तो ऊन का अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ट्रांसफर किया जाएगा, निर्यात किया जाएगा। अगर उस ऊन वाले क्षेत्र में उन लोगों को केला चाहिए तो वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों से मंगाएंगे, गर्म वाले क्षेत्रों से, वहां से केले आएंगे। तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो इधर से उधर चला है, आदान प्रदान जो हुआ है वस्तु का, वो जलवायु के आधार पर हुआ है, मौसम के आधार पर हुआ है, और वेदर के आधार पर, जिसे मौसम हम कह रहे हैं, क्लाइमेट जिसे जलवायु हम कह रहे हैं, ये इनके आधार पर इसलिए हुआ क्योंकि गर्म क्षेत्र में ही होगा केला। ऊन हमेशा ठंडे क्षेत्र में ही होगी, इसलिए पृथ्वी पर समानता नहीं है। भौतिक जो पृथ्वी का भौतिक स्वरूप है वो उथल पुथल होने के साथ एक समान नहीं है, एक जैसा वातावरण वहां नहीं रहता है। इन्वायरमेंट जो है एक जैसा नहीं, पर्यावरण एक जैसा नहीं रहता है, इसलिए पूरी पारिस्थितिकी जिसे हम इकोसिस्टम कहते हैं वो भी वैसी ही रहेगी जैसा मौसम। इसलिए कहा जाता है जैसा देश वैसा वेश। ठीक है ना? ये समझ में आ गया आपको जलवायु। आगे देखिए, जनसंख्या कारक। ये जो हमने पिछला पूरा पढ़ा ये पूरा संसाधन कारक था। कौन सा कारक था? संसाधन कारक। एक बार देखो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए पीछे की तरफ हम चलते हैं। ये जो संसाधन कारक है इसमें आता है ऊंचावच, मृदा और जलवायु। ये तीन चीजें ये आ गई। ठीक है, इसके बाद ऊंचावच को डिटेल से ले रहे हैं हम, खनिज को डिटेल से ले रहे हैं हम, जलवायु को डिटेल से ले रहे हैं हम, और फिर दूसरा पॉइंट शुरू होता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक ही बिंदु हुआ अभी तक। उस बिंदु के अंदर जो पार्ट थे उसको हमने देख लिया। जनसंख्या क्या प्रभावित करती है? जनसंख्या जो है वो किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करती है यह भी हम देखेंगे। और दूसरा हम ये भी देखेंगे कि संस्कृति, जनसंख्या का जो सांस्कृतिक कल्चर है,
जनसंख्या तो प्रभावित करती है अंतर्राष्ट्रीय, अगर किसी देश की जनसंख्या कम है तो उसकी आवश्यकताएं कम होगी। लेकिन किसी देश की सांस्कृतिक जो प्रक्रिया है, सांस्कृतिक प्रक्रिया जो है वो किसी देश को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किस प्रकार से सहयोग करती है और किस प्रकार से नहीं करती है। यानी कुछ वस्तुएं कहीं बन रही है और हम यहाँ मंगाते हैं, और वो वस्तुएं जो यहाँ आ रही है वो हस्तशिल्प यानी हाथ से निर्मित है, हस्तशिल्प, हाथ से निर्मित। तो यहां जो कारक है जनसंख्या का, यहां जो कारक है हस्तशिल्प, वो जनसंख्या का कारक है। किसका कारक है? जनसंख्या का, जनसंख्या का कारक है हस्तशिल्प। संस्कृति से कला व हस्तशिल्प विकास, यानी संस्कृति हमारी जो होती है उससे कला का और हस्तशिल्प, कला यानी कि टैलेंट जो होता है, हाथ से बनाने वाली जो वस्तुएं होती है, उसका जो परिणाम होता है, जैसे हमें पार्सलीन चाहिए, क्या चाहिए? पार्सलीन चाहिए, तो हम कहाँ जाएंगे? चीन जाएंगे। जैसे हमें कालीन चाहिए तो हम कहाँ जाएंगे? ईरान से मंगवाएंगे उसको। जैसे हमें उत्तरी अफ्रीका, चमड़े का काम जितना भी होता है वो सबसे ज्यादा कहाँ होता है, यानी चमड़े की वस्तुएं उत्तरी अफ्रीका से। इंडोनेशिया से बटिक मंगवाएंगे, क्या मंगवाएंगे? बटिक। अब चीन जो है वो क्या बनाता है? पार्सलीन बनाता है। क्या बनाता है? पार्सलीन। यानी पार्सलीन का मतलब है मोम से। किससे? मोम। मोम जो होती है उससे अलग टाइप के खिलौने बनाता है। क्या बनाता है? खिलौने बनाता है। उसको कहते हैं पार्सलीन। क्या कहते हैं इसको? पार्सलीन। यानी कि बहुत ही सुंदर जो है मोम से खिलौना बनाता है चाइना, जो भारत में बहुत ज़्यादा तेजी से बिक जाते हैं। कहते हैं चाइना की चीज़ तो भारत में आते ही यूँ बिक जाती है। चाइना को पता चल गया अब कि भारत बेवकूफ़ कंट्री है पूरी तरह से, और वास्तव में है। बाइकॉट चाइना जब चला था तो चाइना ने लगभग 20 करोड़ के आसपास टी शर्ट बनाई, जो भारत में 4 घंटे में बिक गई। उसने टी शर्ट पे क्या लिखाया? बाइकॉट चाइना। यानी खुद के ही बाइकॉट नाम से जो है टी शर्ट बनवाई, और वो भारत में जो है 20 करोड़ टी शर्ट जो है वो 4 घंटे में जो है सेल आउट होगी। यानी उसका जो है व्यापार बढ़ गया। और हम ये कहते रहे, आपने देखा होगा कई जने लिखते हैं बाइकॉट चाइना, हाथ में चाइना का मोबाइल है और चाइना के मोबाइल से ही लिख रहे हैं बाइकॉट चाइना। तो चाइना इस बात को अच्छे से समझता है। समझता है कि नहीं समझता है? तो खिलौने भी दे रहा है कि तुम खेलते रहो, मोबाइल भी एक खिलौना है या नहीं है? चाइना जो है वो पार्सलीन यानी मोम के जो खिलौने बनाता है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है भाई। सिर्फ भारत ही नहीं लेता, उसको सारा विश्व लेता है। तो ये कैसा हुआ? उसकी ये कला है, उसकी ये हस्तशिल्प है, और इस हस्तशिल्प से उसका व्यापार बढ़ा है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हुआ। क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ईरान जो है उसकी कालीन यानी कि दरी होती है। कालीन क्या होती है? दरी। यहां लिख देता हूं मैं इस स्थान पर। दरी होती है ना बिछाने वाली, वो फेमस है। यानी ईरान की कालीन बिछाने के लिए काम में ली जाती है। राजा महाराजा जो थे ना वहां तक मंगवाते थे। यानी उस समय भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता था। ठीक है। उत्तरी अफ्रीका का चमड़े का काम, बैग हो गया, पर्स हो गया, बेल्ट हो गया, जितने भी चमड़े के आते हैं ये तो आप समझ गए। इंडोनेशिया का बटिक, बटिक होता है कपड़ा, थोड़ा सा मोटा टाइप कपड़ा होता है, उसको पीट पीट के बनाया जाता है। तो इंडोनेशिया के जो वस्त्र है जिन्हें बटिक कहा जाता है, ये भी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यानी कि जनसंख्या कारक में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कैसे प्रभावित होता है? किसी देश की जनसंख्या अगर हस्तशिल्प में या फिर खिलौने बनाने में या फिर हाथों से बनने वाली वस्तुएं बनाने में अगर एक्सपर्ट है तो उस देश का व्यापार बढ़ेगा। इसलिए कोई ऐसी चीज बनाना सीख जाओ भारतीयों जो पूरे विश्व में चले, हाथों से बनाने वाली। ठीक है ना? देखो इन्होंने अपना डेवलप कर लिया। चीन ने पार्सलीन बनाया, ईरान ने कालीन बनाया, उत्तरी अफ्रीका ने चमड़े का काम और इंडोनेशिया ने बटिक का काम शुरू कर दिया। ये चीज जैसे ही हम पढ़ते हैं तो बहुत सुंदर चीज जो है इसके आगे आती है, और उसमें हम देखते हैं कि वास्तव में जो जनसंख्या कारक है वो अपने आप में एक स्थान रखता है। जनसंख्या का जो आकार होता है, सघन बसाव तो आंतरिक व्यापार अधिक। एक ही लाइन लिख रखी है। यानी किसी देश में बसाव जो है वो सघन, यहां सघन का मतलब है ज्यादा लोग। सघन का मतलब क्या है? ज्यादा लोग।
अगर किसी देश में लोग ज्यादा है, अगर किसी देश में लोग ज्यादा है, वहां बसाव ज्यादा है, तो आंतरिक व्यापार जो है यानी अंदर का व्यापार, अंदर, अंदर किसके, अंदर का व्यापार, अंदर किसके, अपने देश के, अपने देश में, अपने देश का जो अंदर का व्यापार है वो बहुत ज्यादा तेज हो जाता है जब किसी देश में बसावट या लोग ज्यादा हो, सघन बसाव यानी ज्यादा लोग बसे हुए हो। तो ये तो बहुत आसानी समझ में आता है, जैसे भारत है ज्यादा लोग है तो अंदर का व्यापार बहुत ज्यादा होता है हमारा, जैसे राजस्थान से गुजरात का, गुजरात का बिहार से, बिहार का झारखंड से, झारखंड का उत्तराखंड से, ऐसे होता है कि नहीं होता। तो ये इंटरनल जो व्यापार है, जो अपने देश का व्यापार है, जिसे हम आंतरिक व्यापार कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी दो प्रकार का था, एक पार्श्विक और द्विपार्श्विक। द्विपार्श्विक यानी दो देशों के बीच, एक पार्श्विक यानी अंदर ही हो रहा है बेचारे के, एक पक्ष ही देखा जा रहा है खुद के अंदर ही, जिसे आंतरिक कह सकते हैं। द्विपार्श्विक में दो देशों के बीच, बहुपार्श्विक में बहुत सारे कंट्री के साथ। ठीक है, ये देखिए आर्थिक विकास की प्रावस्था, यानी जनसंख्या के बाद हम पढ़ रहे हैं कि किसी देश का आर्थिक विकास जो है उसकी जो अवस्था है, यानी किसी देश के अंदर क्या है, किसी देश के अंदर क्या है उस पर डिपेंड करता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को, किसको, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को तीन चीजें परेशान करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को तीन चीजें परेशान करती है, जिसमें पहला है किसी भी देश का संसाधन। अब संसाधन में हमने ये देख लिया कि ऊंचा है कि नीचा है, ऊंचावच। मिट्टी कैसी है, जलोढ़ है या लवणीय है, मृदा देख ली, ऊंचावच मृदा। ठीक है, वातावरण कैसा है, सारी चीजें इसमें हमने, खनिज भी देख लिए थे, खनिज, ये सब कुछ हमने इसमें देखा। ये था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का पहला बिंदु, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का पहला बिंदु। ठीक है, इसके बाद हमारा आ रहा था जनसंख्या। अगर किसी देश की जनसंख्या अच्छी है, उसको नॉलेज है, उसको ज्ञान है, तो वो देश स्वतः ही आगे बढ़ जाता है। अगर वहाँ के लोगों में टैलेंट है, किसी भी ऐसी कलाकृति को या ऐसी चीज़ें वो बनाने लग गए जो हाथों से निर्मित होते हैं, वो देश भी आगे गए हैं। और इसमें हमने उदाहरण लिए थे कलाकृति में, कलाकृति या हस्तशिल्प, हस्तशिल्प, इसमें हमने ईरान का, दक्षिण अफ्रीका का आदि के उदाहरण लिए थे। और अब जो आ रहा है वो है आर्थिक विकास। अब क्या आ रहा है, आर्थिक विकास। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मुझे कहीं ना कहीं लगा कि पॉइंटों के अंदर अगर पॉइंट बनते जा रहे हैं तो बच्चे डेफिनेटली कंफ्यूज हो रहे होंगे। ये तीनों बिंदु जो है आपको दिखाई दे रहा है, जनसंख्या, संसाधन, जनसंख्या और आर्थिक विकास। आगे हम पर्यटक वगैरह, परिवहन वगैरह भी देखेंगे, लेकिन ये जो बिंदु है ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करते हैं। बिंदु के अंदर ये बिंदु बने हुए हैं जो हमने अब तक पढ़ लिए हैं। अब जो है वो आर्थिक विकास की अवस्था है। अब क्या है, आर्थिक विकास की अवस्था, व्यापार में बदलाव। आर्थिक विकास की अवस्था का मतलब है कि कोई देश कृषि प्रधान है तो उसको क्या चाहिए होगा, बताओ आप। देखो ये लिखा हुआ, कोई देश ऐसा है जो कृषि प्रधान है, उसके अंदर कृषि बहुत ज्यादा हो रही है, तो उसको विनिर्माण विनिमय यानी उद्योग की वस्तुएं, यहां लिख देता हूं मैं, उद्योग की मशीन है। अगर कोई ऐसा देश है जिसके पास कृषि बहुत ज्यादा है तो उसको विनिर्माण का मतलब होता है उद्योग, उद्योग में काम वाली उसको मशीनें चाहिए तो वो विदेशों से मंगाएगा, या तो मेक इन इंडिया करेगा या फिर बाहर से मंगाएगा। भारत में होगी तो मेक इन इंडिया, पाकिस्तान वाले मेक इन पाकिस्तान, समझ नहीं आया चाइना से लाए या कहां से लाए, है ना। तो कोई भी देश जो होता है वो अगर कृषि प्रधान है और उसके पास कृषि से संबंधित सारे संसाधन है और वो कृषि से कुछ चीजें बना के फिर उन्हें निर्यात करना चाहता है, तो वो सबसे पहले आयात क्या करेगा, विनिर्माण यानी बड़ी बड़ी मशीनें। अगर किसी देश के पास उद्योग क्षेत्र बहुत बड़े हैं, किसी देश के पास उद्योग क्षेत्र बहुत बड़े हैं, तो वो भी क्या खरीदेगा, मशीनें खरीदेगा। क्या खरीदेगा, मशीनरी खरीदेगा। कृषि ज्यादा है तो मशीन खरीदेगा, उससे पहले उद्योग लगाएगा, बस इतना सा अंतर है।
कृषि ज्यादा है तो मशीन खरीदेगा, लेकिन उससे पहले विनिर्माण उद्योग लगाएगा, और उद्योग ज्यादा हो जाते हैं तो मशीन खरीदेगा। कृषि ज्यादा है तो उद्योग लगाएगा, और उद्योग अगर ज्यादा है तो मशीन खरीदेगा। यानी आयात निर्यात हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। किसके आधार पर? पैसों के आधार पर, आर्थिक विकास के आधार पर। आगे देखिए, विदेशी निवेश की सीमा विकासशील देशों में फायदेमंद, यानी विदेशी निवेश, विदेशों में पैसे इन्वेस्ट करो आप। जैसे बागवानी कृषि, ये होती है फल फूल, क्या होता है ये? फल फूलों से संबंधित, फल फूलों से संबंधित कृषि, यानी फल फूलों से जो संबंधित कृषि होती है, जैसे फल है, फूल है आदि से संबंधित अगर कोई कृषि होती है, और कोई देश जाके, जैसे हमने पढ़ा ना, कुछ कंट्री ऐसे थे जो विदेश के लोगों को, जैसे अफ्रीका के लोगों को, मूल निवासियों को पकड़ के, कुछ लोग जो है पुर्तगाल जैसे देश थे, वो अन्य देशों में ले जाके जो है बंधुआ मजदूरी, जिसे दास प्रथा हम कहते थे, या श्रमिक नीलामी या दास नीलामी जिसे हम कह रहे थे, बेच दिया करते थे। कल के लेक्चर में देखा था हमने पिछले में, तो उन्हें बेच दिया करते थे। और जब वो बेच दिया करते थे तो वो जो कृषि थी, वहां बेच के जो कृषि उनसे करवाते थे वो बागवानी कृषि करवाते थे। और ये जो निवेश यानी खर्चा जो किया था उन देशों ने, सिर्फ उन दास लोगों पर किया था। किस लोगों पर किया था? उन दास लोगों पर किया था, ताकि उनकी जो चाय की खेती होती थी या बागवानी जो फल फूलों की खेती होती थी वो चल जाए। तो ये निवेश फायदेमंद था कि नहीं हुआ? तो ये सीमा होती है इसकी भी एक। खनन, यानी किसी देश में बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा है कि किसी देश के पास खनिज है और उसके पास पैसे नहीं है लगाने को, तो दूसरा देश उसमें इन्वेस्ट करेगा कि 1 करोड़ 20 करोड़ 40 करोड़, यानी कि मिलियन ट्रिलियन जितने भी होते हैं मैं दे रहा हूं, और जितना भी खनिज निकलता है आपकी धरती से उसका 70% आपका होगा और 30% मेरा होगा। तो ये एक बिजनेस एग्रीमेंट हो गया। तो ये होता है निवेश, विदेश में किया जाता है। आगे देखिए, परिवहन। अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला अगर कोई कारक है तो वो परिवहन है। कौन है भाई? ये सबसे महत्वपूर्ण कारक है, सबसे महत्वपूर्ण कारक है। कैसे है भाई? बिना परिवहन के कोई भी व्यापार नहीं हो सकता। बिना परिवहन, यानी वस्तु को ले जाओगे नहीं, लाओगे नहीं, तो होगा क्या? बिना परिवहन के कोई भी अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय भी नहीं हो सकता, मैं तो ये कहता हूं अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं हो सकता। यानी बिना परिवहन के कोई भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं हो सकता है। इसके अलावा परिवहन जो होता है वो 3 प्रकारों से चला करता है। कितने प्रकारों से? 3 प्रकारों से। कई जगह 4 लिखे रहते हैं। परिवहन, अंतरराष्ट्रीय स्तर से हमें कुछ भी मंगाना है तो सबसे पहले जिसका प्रयोग किया जाएगा वो है जल परिवहन। अगर देश जल के माध्यम से जुड़ रहा है तो। अगर कोई देश जल के माध्यम से नहीं जुड़ रहा है तब वहां प्रयोग किया जाता है वायु परिवहन। जब क्या प्रयोग किया जाता है वहां पे? वायु परिवहन। सर हमें स्लाइड दिख गई इसलिए 2 मिनट पढ़ना है ना। वायु परिवहन, वायु परिवहन। और अगर कोई देश सीधा सड़क से जुड़ रहा है तो सड़क परिवहन। अगर कोई देश से हम तेलीय और गैसीय पदार्थ मंगा रहे हैं तब होगा पाइपलाइन परिवहन। ठीक है, तो परिवहन जो होता है किसी भी राष्ट्र की अंतरराष्ट्रीय व्यापार की धुरी होता है। क्या होता है? ये भी लिख सकते हैं ना हम, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की धुरी। अंतरराष्ट्रीय व्यापार की धुरी, धुरी यानी केंद्र, इसके बगैर अंतरराष्ट्रीय व्यापार
कभी भी नहीं चल सकता। किसके बगैर? परिवहन के बगैर। यानी किसी भी राष्ट्र को अगर अपना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अगर मजबूत करना है, सबसे पहले उसके पास संसाधन होने चाहिए। सबसे पहले क्या है, या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अगर हम समझें तो 5 पार्ट में समझना पड़ता है। सबसे पहले संसाधनों के बारे में चर्चा होती है, उसके बाद जनसंख्या से संबंधित चर्चा होती है, उसके बाद कृषि से संबंधित या वस्तुओं से संबंधित या निवेश से संबंधित बात होती है, वहाँ की जनसंख्या से संबंधित बात होती है तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे निवेश से संबंधित बात होती है, और 5वें नंबर पे परिवहन से संबंधित बात होती है। तब हम जनसंख्या को अच्छे से समझ पाते हैं। इसलिए जब भी आप इन कारकों को पढ़ें, तो ये खत्म हो चुका है लगभग, जब भी आप इनको पढ़ें तो अच्छे से पढ़ें। आज जो हमारा टॉपिक था वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कैसे चला, उसकी प्रकृति क्या है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो किस पर टिका है। ये सवाल 100 में से 100% पूछा जाता है। अच्छे से मन लगा के ध्यान से पढ़ना है। हो सकता है कि बैकलॉग जो है बढ़ गया काफ़ी, लेकिन जो चैप्टर अभी कराए जा रहे हैं उनको कतई ही नहीं छोड़ना है, उसको धीरे धीरे बैकलॉग को कवर करना है। लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। लर्न एंड शेयर के आर्ट्स के चैनल से जरूर जुड़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले किसी और लेक्चर में।